लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी कि एक सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q होता है चर्चा की थी। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम होता है। आज अपन इससे आगे के टॉपिक किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए आपके पास यहां पर इस पॉइंट पे एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, जिससे R दूरी पर एक पॉइंट है P, इसको O नाम दे देता हूं। पॉइंट P है जिसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र E क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, अपने को इस पॉइंट चार्ज या इस पॉइंट P के ऊपर एक स्मॉल पॉइंट चार्ज क्या मानना है, स्मॉल Q मानना है। ये स्मॉल Q इतना अल्प है, इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रो है कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र अपन यहाँ पे नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो इस स्थिति में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल फोर्स F बराबर क्या लिखा जा सकता है, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्शन प्लस यूनिट वेक्टर R के लिख सकता हूँ, जो कि इधर होगी क्योंकि ये तो क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, अब देखिए अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र E का फार्मूला क्या है, F अपॉन Q। ये Q कौन सा चार्ज है, स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित बिंदु P का चार्ज जिसके ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से देखें तो क्या प्राप्त होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्राप्त होगा क्या, इंटू यूनिट वेक्टर R के। अब यदि आपका कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये आवेश दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी चार्ज से, और अगर कैपिटल Q आपका नेगेटिव चार्ज है तो दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। नेगेटिव होने की स्थिति में क्या लिख सकते हैं अपन, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R के, परंतु यूनिट वेक्टर R के कैसा होगा, माइनस। ठीक है क्या बात, ये किसके लिए आ गया, नेगेटिव चार्ज के लिए। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए जैसा कि अपन ने बल के लिए बात की थी कि यदि आपके पास आवेश जो है वो 2 से अधिक हो, तो वैसे ही अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र E के लिए भी, क्या कि बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज ऑन ए पॉइंट। देखिए इसके लिए ये अपने पास एक निर्देश तंत्र है XY, ठीक है, जिसमें अपने पास यहां पर एक चार्ज Q1 है जिसकी यहां से सेफ डिस्टेंस कितनी है, R1 है। यहां पे एक चार्ज Q2 है जिसके लिए डिस्टेंस कितनी है, R2 है। यहां पे एक चार्ज Qn है जिसके लिए ये डिस्टेंस कितनी है, Rn है। ठीक है, ये n चार्जों का एक निकाय है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। इन सब के कारण अपने पास यहां पर एक स्थित चार्ज Q0 है, या ये कहूं यहां पर एक पॉइंट P स्थित है जिसके ऊपर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम कर लीजिए यहां पे एक चार्ज क्या स्थित है, Q0 स्थित है। तो क्या अपन ये दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लिया कितनी आई, R0 आई। सिंपल है, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, ये पॉइंट P है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस x i कैप y कैप z कैप से निकल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कितनी आई है, R01 प्लस चार्ज की विद्युत क्षेत्र की दिशा ये यूनिट वेक्टर R0
1, इसके कारण ये दिशा इन दोनों के मध्य क्या आई, r0 2, डिस्टेंस r0 2, और ये कितनी आई, r0 n, यूनिट वेक्टर r0 n। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, सदिश राशि है क्या। तो सदिशों के लिए जब भी अपन परिणामी सदिश ज्ञात करते हैं, क्या पढ़ा अपन ने, एक सिद्धांत पढ़ा है अध्यारोपण, जिसे इंग्लिश में सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार क्या पढ़ा है कि अनेकों सदिशों के कारण या बहु सदिशों के कारण परिणामी सदिश जो होती है वो सभी सदिशों के सदिश योग के तुल्य होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बल्कि नहीं पढ़ा था। E बराबर क्या लिखा जा सकता है, E1 E2 E3 डॉट 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 En का योग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, E1 को मैं F1 अपॉन Q नोट लिख सकता हूं, E2 को मैं F2 अपॉन Q नोट, E3 को मैं F3 अपॉन Q नोट प्लस डॉट 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 Fn अपॉन Q नोट लिख सकते हैं। क्या वैल्यू है, F1 के Q1 Q नोट अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R01, के Q2 Q नोट अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R02, डिवाइड में क्या है Q नोट, F3 के Q3 Q नोट अपॉन R03 का स्क्वायर इंटू Q नोट इंटू यूनिट वेक्टर R03, डॉट 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 Fn क्या आ जाएगा, के Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू Q नोट R0n यूनिट वेक्टर। आ गया क्या, Q नोट से Q नोट गया, क्या वैल्यू आई, परिणामी सदिश E, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर के Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R01, के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R02 प्लस डॉट 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 के Qn अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0n। सही है क्या, जिसको अपन समेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, E बराबर के QI अपॉन R0I का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0I, समेशन वेयर I इक्वल टू 1 से n। ये क्या आ गया, बहुल आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पे अपना ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के तरीके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। देख लीजिए एक बात कहीं दिक्कत हो तो, ठीक है। इससे आगे अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अपनी विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, EFS शॉर्ट में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q, इस चार्ज Q के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपने को कुछ काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है कि इस चार्ज Q का विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, किस बिंदु पे कितना है। इन सब को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र में कुछ काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा या किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है या उस आवेश के विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोबारा देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं EFL किसी आवेश Q के लिए खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। काल्पनिक नाम आया, इसका मतलब इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल मानव दिमाग की एक उत्पत्ति है। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले चर्चा की थी वैज्ञानिक फेराडे ने। उन्होंने इन्हें विद्युत बल रेखाएं नाम दिया था, विद्युत बल रेखाएं। लेकिन इनका वर्तमान में प्रचलित नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनके कुछ गुणधर्म थे जिनको अपन निम्न प्रकार पढ़ सकते हैं। सबसे पहला, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से सदैव बाहर निकलती हैं, वह ऋणावेश के सदैव अंदर की ओर होती है। यानी कि यदि आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होंगी? बाहर की ओर। या आपके पास अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? सदैव अंदर की ओर होंगी। ठीक है, अगर आपके पास द्विध्रुव है, जैसे ये लीजिए प्लस क्यू और ये ले लीजिए माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से तो बाहर की ओर और माइनस क्यू के अंदर की ओर, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होंगी। आगे क्या बात समझ रहे? यदि आपके पास दो धनावेश ही हैं, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे भी प्लस क्यू है, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी और इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। दोनों बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। यानी कि इस स्थिति में ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और अगर ऋणावेश है तो ऐसे ही अंदर आ जाएंगे। ठीक है क्या? अब देखो इनके और गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। एकल धनावेश अगर आपके पास है तो एकल धनावेश यानी प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके लिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर होती हैं, धनावेश से अनंत की ओर होती हैं। अगर आपके पास एकल ऋणावेश है तो उस स्थिति में ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? अनंत से उस ऋणावेश की ओर होती है, अनंत से उस ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, दूसरा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई एफ एल सदैव सतत वक्र बनाती हैं। यानी कि किसी आवेश Q के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव सतत वक्र बनाएंगी, कभी भी बीच में से टूटता हुआ वक्र नहीं बनाएंगी। ठीक है, सदैव कैसा बनाएंगी? सतत वक्र बनाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 2। तीसरा, आपके पास दो आवेश हैं, ये आवेश Q1 है प्लस Q1 और ये आपके पास आवेश Q2 है प्लस Q2। यदि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकलेंगी? 3 है, कितनी है? 3 है, और इसके ऊपर यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं 6 है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि Q1 आवेश जो है वो किसके बराबर है? Q2 आवेश के आधे के बराबर है। यानी कि किसी आवेश से निकलने वाली या आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई एफ एल की संख्या किसके बराबर होती है? उस आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ EFL प्रोड्यूस बाय ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। ये कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, चौथी, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके अभिलंबवत इस पॉइंट चार्ज Q के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये कोई सरफेस थी जिसपे यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ था, इसके अभिलंबवत गुजरने वाली
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या EFL की संख्या किसके समानुपाती होती है? उस बिंदु आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदैव उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगी। यदि विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो EFL भी वहां पे ज्यादा उपस्थित होगी, और कम है तो कम उपस्थित होगी। अगला चौथा पॉइंट है क्या? चौथा तो ये। पांचवा EFL, यानी कि आपके पास दो चार्ज हैं, Q1, पांचवा दो, यदि ये जो EFL है आपके पास, तो दो EFL कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, और इससे यदि आपके पास दो EFL इस प्रकार निकल रही है, एक ये है एक ये है, अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं मिलेंगी? दो दिशाएं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी आवेश से संबंधित विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटती नहीं है। दूसरा, यदि आप, अगला छठा, यदि आपके पास एकल आवेश है Q, तो इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाएंगी। बंद वक्र कब बनाएंगी? जब क्या हो? द्विध्रुव हो। क्या हो? द्विध्रुव हो। अगला पॉइंट 6.7वां पॉइंट देखो, ये देखिए, अगर किसी चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में जा रही है और जाती हुई आगे जाके ये फैल जाती है, यानी कि अपना एरिया जो कवर कर रही है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा लेती है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये आपस में क्या हो रही है? प्रतिकर्षित हो रही है। क्या हो रही है? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित कब होती है? जब आवेश कैसा हो? एक समान। तो इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि इनके आगे एक, जिस आवेश से ये निकल रही है वैसा ही आवेश, जैसे ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे भी एक कैसा आवेश स्थित हो? प्लस क्यू आवेश स्थित हो, जिससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती हैं? प्रतिकर्षित हो जाती हैं। और यदि संकुचित हो रही है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। क्या हो रही है? आकर्षित। यानी कि संकुचन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आकर्षण दिखाता है और फैलाव विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिकर्षण दर्शाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबित होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कैसी होती हैं? अभिलंबित होती है। यही क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव बता ना कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, कैसे बनता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार के रिफ्लेक्ट करते हैं। थैंक यू।